हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय पंकज सर, तो निश्चित रूप से जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे सब फिजिक्स से ही रिलेटेड मिलेंगे। और आप लोग के कमेंट्स भी हम पढ़ते रहते हैं, उसका जवाब भी दिया करते हैं। कईयों ने कमेंट में कहा कि सर ऐसा कि अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके चैनल पे उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग को ढूंढना पड़ता है। तो जिस प्रकार से आपने मैग्नेटिज्म का पूरा सीरीज बनाया, हम लोग की बहुत अच्छी तैयारी हुई। ऑप्टिक्स का पूरा पूरा सीरीज आपने तैयार किया, बहुत अच्छी तैयारी हुई। उसी प्रकार से आप जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सबको सीरीज वाइज आप बनाएं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स की पूरी पूरी सीरीज। और जानते हो, इसमें ऑप्टिक्स से संबंधित जितने भी आपके टॉपिक हैं, प्रकाश से शुरू करके माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तक, उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, कैसे वर्क करता है, लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं आपका ऑप्टिक्स का सीरीज 1, या हिंदी में आप कह सकते हो प्रकाशिकी। सबसे पहले आपको समझा देखो प्रकाश क्या होता है। अच्छा, उसको शुरू करने से पहले आपको बताएं, इस लेक्चर में जो आपका ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 है, इसमें आप जानते हो इतने टॉपिक्स आपको मिलेंगे। जैसे आपको बताएं, हम इसी लेक्चर में आपको उपलब्ध कराएंगे, प्रकाश के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर आपका परावर्तन का नियम क्या है, या फिर प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, गोली दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का गोली दर्पण होता है, ठीक। या फिर गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे आपको समझाएं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, या उसी प्रकार से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, द्वारक क्या होता है, मुख्य फोकस क्या चीज है, और फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकल लेंथ जिसे आप बोलते हो स्मॉल एफ से लिखते हैं, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। इतना आप देखोगे ऑप्टिक्स के सीरीज के लेक्चर 1 में। और जब ये खत्म होगा, इसके बाद फिर आपको मिलेगा ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर, फिर आपका थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से करके पूरा का पूरा ऑप्टिक्स खत्म होगा। सबसे पहले शुरुआत करने जाने प्रकाश के बारे में। देखो प्रकाश होता क्या चीज है। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, भांत भांत की ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा होगा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा। उसी प्रकार से जानते हो प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। दृश्य संवेदना का तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकाश के माध्यम से ही हम आपको देख पाते हैं, आप हमको देख पाते हो, सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। पूरा पूरा का पूरा आपका, आप जानते हो विश्व जगत में जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ है, सब कुछ हमको प्रकाश के माध्यम से ही दिखाई पड़ता है। अगर प्रकाश ना होता तो चारों तरफ अंधकार होता, ना आप हमको देख पाते, ना हम आपको देख पाते, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, और जानकारी दें। देखो, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और आप ये भी जानते हो वे सभी तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, या आप यूं कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है, और ये हमारे नेत्रों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे कि वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। अब जानते हो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। हम पूरी डिटेल आपको जानकारी देंगे आगे चलते चलते। अभी तो खाली प्रकाश के बारे में कुछ आपको बोल रहे थे। आप देखना, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य परास है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। यानी आप यूं कह सकते हो कि 3800 एंगस्ट्रॉम से नीचे की जो विद्युत चुंबकीय तरंगे वो देखने दिखाने में सहायक नहीं होती हैं, और 7800 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की तरंगे होती हैं वो भी देखने दिखाने में सहायक नहीं होती हैं। और आपको जानकारी दें, जानते हो प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वे विग्योर जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो, जिस किसी क्रम में हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप याद करो। और जानते हो, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी, और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो अभी आपने देखा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो निश्चित रूप से लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होगी, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। अगर आपसे कहें कि आवृत्ति के बढ़ते क्रम में आप इसका नाम बताओ, या फिर आपसे कहें आवृत्ति के घटते क्रम में आप यहां पे नाम बताओ, तो आप जानते हो सबसे पहले बैगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, और उसके बाद लाल। मतलब सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, बैगनी रंग की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, लाल रंग की। या तरंगदैर्घ्य आपको बताएं, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका, बैगनी रंग का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका, लाल रंग का। और यही कारण है खतरे का रंग प्रायः क्या होता है, लाल होता है। अक्सर जीके में पूछा जाता है खतरे का रंग लाल क्यों रखा जाता है, तो जानते हो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग की प्रकाश किरणें दूर तक जा सकती हैं, और इसीलिए खतरे का रंग क्या होता है, लाल रखा जाता है कि दूर से ही दिखाई पड़ जाए। और जानकारी आपको दें, देखो वायु या निर्वात में सभी रंगों की प्रकाश की चाल एक समान होती है। कितनी होती है,
3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हम वायु निर्वात की बात कर रहे हैं। हवा निर्वात में चाहे बैंगनी रंग की प्रकाश किरण हो, चाहे नीले रंग की प्रकाश किरण हो, चाहे आसमानी रंग की प्रकाश किरण हो, चाहे जिस रंग की प्रकाश किरण हो, सभी रंगों के प्रकाश की चाल क्या होगी? बराबर होगी। और कितनी होगी? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर वायु निर्वात हटा दिया जाए, कोई अन्य पारदर्शी पदार्थिक माध्यम है, जैसे पारदर्शी कोई जल द्रव या फिर आपका पारदर्शी कांच, उसमें से जब प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो अलग अलग रंगों के प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग होगी। और जिसमें से बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे कम होगी। और लाल रंग के प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। इस प्रकार से प्रकाश के बारे में हमने जानकारी दी। बाकी जानकारी आपका चैप्टर पढ़ते रहोगे, सीरीज देखते रहोगे, हम आपको जानकारी देते रहेंगे। प्रकाश के बारे में हमने इतना आपको बोला। अब हम आगे चलते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश किरणें जब किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं, आप पूछोगे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे, ग्लास, उसके एक तरफ वहां पे सिल्वर का वहां पे क्या एक लेप लगा देंगे। और अब जब तो सिल्वर का लेप काफी नाजुक होता है तो उसको मजबूती देने के लिए नीचे से वहां पे रेड ऑक्साइड का किसी प्रकार का आपका वहां पे लेप लगा देंगे ताकि मजबूत हो जाए, जिसको आप क्या बोलते हो? मिरर या दर्पण बोलते हो। ठीक, परावर्तक पृष्ठ आप कह सकते हो टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है तो जानते हो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण जब किसी परावर्तक पृष्ठ या आप दर्पण भी कह सकते हो पर आपतित हो और टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। जब कोई प्रकाश कण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। जानते हो परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम है, जैसे आपको समझाएं। ये इस प्रकार से कोई परावर्तक पृष्ठ है, ऐसे ये, ठीक, यहां पे कोई पॉइंट है, हमने यहां पे ऐसे इस प्रकार से एक लंब खींच दिया, जिसको अभिलंब भी कह सकते हो, नॉर्मल कह सकते हो। अच्छा, यहां से कोई प्रकाश किरण आई, ऐसे ऐसे इस पे आपतित हुई। अब इसके बाद फिर यहां पे क्या, ये परावर्तक पृष्ठ है ना, तो प्रकाश किरण इधर तो जाएगी नहीं, वापस लौट जाएगी। और जब वापस लौटेगी, जानते हो परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो पहले तो आप ये देखना, ये आपतित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? आपतन बिंदु बोलोगे। और जानते हो जितना कोण ये है इसको हम आई से लिखेंगे, ठीक एग्जैक्ट उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। आप खुद यहां पे अंदाज ना, अगर यहां से हम खींचे तो आप जानते हो ये कोण ज्यादा है, ये कोण क्या कम है, हम इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे और इस प्रकार से सेट करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है यहाँ पे बराबर हो जाए। तो इस प्रकार से प्रकाश किरण आई और इधर निकल गई, ये लो, ये आई और ये आ रहा, आपतन कोण परावर्तन कोण। ठीक, तो जानते हो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोर्ड पर हमने डायग्राम बनाया, तो आप यूं कह सकते हो ये भी बोर्ड के तल में समाया हुआ है, ये भी बोर्ड के तल में समाया हुआ है और ये भी बोर्ड के तल में समाया हुआ है, मतलब तीनों एक ही तल में है। ऐसा नहीं है कि ये यहां पे आया यहां पे, ये आपका इधर निकल के इधर जाए या इधर जाए या इधर जाए, ऐसा नहीं है। तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे, ये आपका पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आई बराबर आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इस प्रकार से हमने परावर्तन का नियम देखा। उसके बाद चलो फिर प्रतिबिंब या उसके प्रकार। आपको बताएं, कोई प्रकाश किरण अगर आ रही है तो उसको हम बोलते हैं आपतित किरण, और टकरा के अगर वापस लौट रही है तो क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और अगर मान लो आपतित होकर दूसरे माध्यम में कहीं चली गई तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो पहले तो आप देखो प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं, आपको समझाएं। यहां पे 2 टर्म का इस्तेमाल करेंगे, एक बिंब और दूसरा प्रतिबिंब। बिंब का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट, वस्तु आप कह सकते हो। जानते हो आपतित किरण जिस किसी बिंदु पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो उसे हम क्या बोलेंगे? बिंब, या उसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु। और परावर्तित किरण जिस किसी बिंदु पर मिले या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब, इमेज। और जानते हो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको आप रियल इमेज भी कह सकते हो, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब जिसको आप वर्चुअल इमेज भी कह सकते हो। अगर वास्तव में परावर्तित प्रकाश किरणें आपस में काट के प्रतिबिंब बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और अगर परावर्तित प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होती हैं, आभास होती हैं कि अभी काटेंगी, तो ऐसी दशा में जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार से आपने देखा प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। हमारे ऑप्टिक्स सीरीज के अगर सभी लेक्चर्स को अगर आप देखते हो तो आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठो, निश्चित रूप से ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। अपने सीरीज में हम जानते हो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। अगला फिर आप देखना, गोलीय दर्पण एवं उसके प्रकार।
देखो गोलीय दर्पण कहते हैं कुछ, जानते हो? दर्पण अगर गोलाकार आकृति में अगर आपका है तो उसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। लेकिन कहने से उतना समझ में नहीं आएगा, हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं, आप सुनना इसमें। जैसे मान लो हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास का हमने कोई गोला ले लिया, खोखला गोला, ऐसे, ये ऐसे एक गोला हम यहां पे और ले रहे हैं, ऐसे, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। जानते हो अगर इस गोले को हम यहां से, ठीक, आप इमेजिन करो इस प्रकार से ऐसे यहां पे ना इसको मार पार काट दें। एक बार फिर आपको समझा, हमने यहां पे कोई सर्कल नहीं लिया, वृत्त नहीं लिया, गोला लिया है, खोखला गोला लिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, और यहां से हम क्या करें, इसको इस प्रकार से ऐसे यहां पे काट दें, ऐसे, ठीक। अच्छा, उसी गोले को मान लो यहां पर हम इस प्रकार से काट दें, जैसे आप देखना, मान लो यहां से हमने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ये ऐसे, ये यहां पे आप आ जाओ, यहां पे हमने इसको ऐसे कट कर दिया, ऐसे, ये, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो, जब यहां से कट कर देंगे, आप सुनो, तो यहां पे ऐसे ये डिजाइन मिली, ये ऐसे, ये यहां पे डिजाइन आपका यहां पे ये मिला, ये यहां पे ये, ठीक। इसको हमने यहां पे मान लो हटाया, ऐसे, ठीक। बाकी गोला इसको अगर हम हटा दें, ये इस प्रकार से, ये अब हम अगर यहां पे इसको अगर पॉलिश कर दें, इधर से ऐसे बाहर का आउटर सरफेस ये हम पॉलिश कर दें, ठीक, मतलब जो इस प्रकार से है, इधर का सरफेस हमने पॉलिश कर दिया ऐसे, तो इधर से अगर आप देखोगे तो बीच का पोर्शन यहां पे क्या धंसा हुआ दिखाई पड़ेगा, और किनारा यहां पे क्या उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। बीच का पोर्शन धंसा हुआ, किनारा यहां पे क्या उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अच्छा, उसी प्रकार से अगर मान लो हम इधर से अंदर से, यहां पे अंदर वाला सरफेस ये, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम यहां पे पॉलिश कर दें, ठीक, तो इधर पॉलिश कर देंगे, इधर से दिखेगा नहीं हमको, इधर से दिखेगा, ठीक। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। इस प्रकार से आपको समझा है, ये हमने 3D डायग्राम बनाया है, 3D लुक दिया है। अगर इसी को आपका 2D में अगर आपको दिखाना हो, इसी को इजी वे में अगर आपको दिखाएं, ये इस प्रकार से, जैसे आप देखो ये हमने किया ऐसे, ठीक, और इधर हमने पॉलिश कर दिया ऐसे, ये, ठीक। तो निश्चित रूप से चेहरा कहां, इधर से हमको दिखेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। और उसी प्रकार से अगर आप देखना, इस प्रकार से कर दें और पॉलिश हमने इधर कर दी, ये ऐसे धंसे हुए पोर्शन में, ठीक, तो आप जानते हो चेहरा हमको क्या इधर से दिखेगा, ये क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो इस प्रकार से आपने देखा मिरर दो प्रकार का होता है, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर और आपको मिलेगा, जानते हो, बिल्कुल प्लेन ऐसे, ठीक, इस प्रकार से ऐसे, इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, या जिसको आप क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। इसको हम कहेंगे समतल दर्पण। इस प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इस प्रकार से अब आपने मिरर की वैरायटी आपने देखी, आपने क्या देखा? 3 प्रकार का मिरर देखा। ये क्या? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। एक समतल, हमने पारदर्शी कांच की प्लेट लिया, उसके एक तरफ के सरफेस पे चांदी की कलई कर दी, उसके मजबूती के लिए पीछे से हमने वहां पर क्या रेड ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड का हमने वहां पर क्या लेप लगा दिया, उस तरफ से दिखेगा नहीं, अपोजिट साइड से अगर आप देखोगे तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। घर से निकलते समय इसी का दर्शन करके आप निकलते हो, दर्पण जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा, और दूसरा फिर आपने देखा यहाँ पे ये वाला इस प्रकार का अरेंजमेंट आपने देखा। आप जानते हो बीच का पोर्शन अगर उभरा है और किनारा अगर धंसा है तो फिर क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अगर बीच का पोर्शन धंसा है और किनारा उभरा है तो फिर क्या कहलाएगा? आपका अवतल दर्पण। इस प्रकार से दर्पण की पहचान हो गई। अगर आपसे कहें कि केवल हाथ से छू के आपको दर्पण के बारे में पहचान करनी है कि कौन सा दर्पण है, तो आप हाथ से छू के देखो, ऊपर से नीचे तक अगर आपका बिल्कुल समतल है तो क्या कहलाएगा? समतल दर्पण, ठीक। अच्छा, इस प्रकार से आप देखना है,
सुनो, एक तरफ से आपने छुआ, खुरदरापन लगेगा, मतलब उधर क्या पॉलिश लगी हुई है। दूसरी तरफ देखोगे चिकना लगेगा तो आप समझ जाओगे इधर चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा, चेहरा देखा जा सकता है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में बीच का पोर्शन उभरा, किनारा धंसा है तो क्या कहलाएगा आपका उत्तल, और अगर आपका बीच का पोर्शन आपका धंसा हुआ, किनारा उभरा तो क्या कहलाएगा अवतल। इस प्रकार से आपने दर्पण का आपने प्रकार देखा और आपको फिर समझा किसी गोले का तो हिस्सा है, ये किसी गोले का तो हिस्सा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण, और खाली गोली दर्पण नहीं होता है, आजकल आपका तमामों और आपका जैसे इस प्रकार से हमने ये इस्तेमाल कर लिया। ठीक, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक आपका मिरर कहते हैं। ठीक, परवलयाकार दर्पण कहते हैं। कई प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुख्यतः आपका समतल दर्पण जिसका प्रतिदिन आप इस्तेमाल करते हो, घर से निकलते समय इसी का दर्शन करके आप निकलते हो, या फिर आपका ये भी दर्पण हुआ, ये भी दर्पण हुआ, ये गोली दर्पण है, गोले का हिस्सा, ये भी गोली दर्पण है, गोले का हिस्सा है। अगर परवलयाकार आकृति क्या कहलाएगा, आपका पैराबोलिक मिरर कहलाएगा, परवलयाकार दर्पण कहलाएगा। इस प्रकार से हमने दर्पण के प्रकार देखे। फिर उसके बाद आप देखना गोली दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, क्या क्या परिभाषा होती हैं, मेन परिभाषा हम लेके चलेंगे यहाँ पे। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये सब हम आपको समझाने चल रहे हैं। ये आप सामने देखना, ये सामने मिरर आप देख रहे हो, चेहरा हमको क्या इधर से नहीं दिखेगा, इधर से दिखेगा ना। ठीक, कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉन्केव मिरर। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो पॉलिश इधर है तो चेहरा हमको इधर से नहीं दिखेगा, इधर से दिखेगा, क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें देखो वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपको बताएं। जिस गोले का हिस्सा है उस गोले को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप देखना, जैसे आप देखो सेंटर यहाँ पे माना, यहां से लेके यहाँ तक ऐसे मिला है। ठीक है, तो आप जानते हो इस प्रकार से आपका अनुमानित उस गोले की हम कल्पना कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं, ये सेंटर हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। किसका, इस अवतल दर्पण का। उसी प्रकार से यहां पे आओ, जिस गोले का हिस्सा है आप कोशिश करो गोला यहां पे कल्पना करने की कि किस प्रकार होगा। आप देखना, एक हिस्सा यहां पे, एक आपका यहां पे, ऐसे। ठीक, आप देखो इसको मिलाते हुए आप गोले की कल्पना करो इस प्रकार से, ये लो ऐसे, ये हुआ। तो आप जानते हो इस गोले का सेंटर कहां, यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो आप जानते हो ये जो सी लिखा हुआ है ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र हुआ, और ये जो सी लिखा हुआ है ये क्या उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। आप यूं कह सकते हो अवतल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा सी, वो दर्पण के आगे इधर इस साइड में होगा, और उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण के पीछे यहां इस साइड में होगा। ये वक्रता केंद्र आपने देखा। फिर उसके बाद वक्रता त्रिज्या। तो आप जानते हो दर्पण से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम दर्पण की क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, कैपिटल आर से लिखी जाएगी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार से यहां पे आओ, दर्पण से सी तक की दूरी कैपिटल आर से लिखी जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। और आप जानते हो बाईं तरफ की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ और दाईं तरफ की दूरी को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दर्पण यहां है, वक्रता केंद्र यहां पे है, तो यहां से यहां तक की दूरी ये नापी गई, बाईं तरफ नापी गई, बाईं तरफ की दूरी क्या माइनस चिन्ह के साथ होती है, और इसलिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर को जब कभी भी लिखा जाएगा तो माइनस सिंबल लगा के लिखा जाएगा। और उसी प्रकार से उत्तल दर्पण, इसका वक्रता केंद्र यहां पे है तो इसकी वक्रता त्रिज्या दाईं तरफ होगी, और दाईं तरफ की दूरी क्या प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाती है। इसलिए जब कभी भी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर को लिखा जाएगा तो प्लस सिंबल लगा के लिखा जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या प्लस सिंबल के साथ किसकी, उत्तल दर्पण की, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या किसकी, अवतल दर्पण की, और माइनस सिंबल के साथ। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। तो आपने वक्रता केंद्र देख लिया और वक्रता त्रिज्या देख लिया। ये सी से होते हुए एक रेखा की यहां पे ऐसे कल्पना कर दें, उसी प्रकार सी से होते हुए आर पार एक रेखा की कल्पना कर दें। ठीक, तो इस रेखा को आप क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये मुख्य अक्ष आपने देखा। आप यूं कह सकते हो दर्पण के तल के ठीक अब लंबवत तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो आर पार रेखा होती है इसी को आप क्या बोलोगे, मुख्य अक्ष कहोगे। और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये आपका यहाँ पे क्या वक्रता त्रिज्या कहलाई। उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वक्रता त्रिज्या कहलाई। उसके बाद देखना, जानते हो ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण को जिस बिंदु पे काटेगा यहां पे, इसको हम ध्रुव कहते हैं, पोल। उसी प्रकार से यहां पे आओ, मुख्य अक्ष है दर्पण को जिस बिंदु पे काटेगा इसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल, पी से लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद चलो फिर द्वारक, जिसको आप क्या बोलते हैं, अपर्चर। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर प्रकाश किरणों को इधर से हम डालें, ठीक, तो आप जानते हो जो प्रकाश किरणें यहां सीधे निकल गई, क्या दर्पण पे पड़ेंगी, नहीं। यहां से प्रकाश किरणों को डालें, सीधे निकल गई, क्या दर्पण पे पड़ेंगी, नहीं। तो आप जानते हो द्वारक का तात्पर्य जानते हो क्या होता है,
यहां से लेके और यहां तक की ये जो दूरी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। उसी प्रकार से यहां पे आओ, यहां से लेके यहां तक का ये जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। मतलब प्रकाश किरणें कहीं से भी आवे, जो प्रकाश किरणें यहां से यहां तक के बीच में पड़ेंगी, ये दर्पण उसी को तो प्रभावित करेगा, परावर्तित करेगा। जो ऊपर से निकल गई, जो नीचे से निकल गई, उसका दर्पण से कोई वास्ता ही नहीं है, आपका दर्पण उसके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो वे प्रकाश किरणें आपका जो आपका इस एरिया से होकर गुजरे कि दर्पण आपको परावर्तित कर सके, उसे आप क्या बोलते हो? द्वारक बोलते हो। यहां से लेके यहां तक की दूरी को द्वारक कहोगे, और उसी प्रकार से यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या बोलोगे? द्वारक बोलोगे। अच्छा, उसके बाद देखना फिर फोकस दूरी। जानते हो, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को आप क्या कहते हो? फोकस बिंदु कहते हो। और दर्पण से फोकस बिंदु तक की दूरी को आप क्या कहते हो? फोकस दूरी कहते हो। फोकस बिंदु को हमेशा कैपिटल एफ से लिखेंगे और फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से लिखेंगे। यह नियम आपका दर्पण में भी चलेगा और यही नियम आपका जब आगे लेंस पढ़ोगे तो वहां पर भी आप देखोगे। और जानते हो, दर्पण की हम बात करें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है? फोकस दूरी जो होती है यह हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण की हम बात कर रहे हैं, क्यों आधी होती है ये भी डायग्राम बना के समझाएंगे। फिलहाल अभी आप समझना, फोकस दूरी स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2, जहां पे कैपिटल आर क्या? वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर दो तो जो आपका निकल के आएगा वो फोकस दूरी कहलाएगी। और आप ये भी जानना, अवतल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या? माइनस सिंबल के साथ होगा, तो निश्चित रूप से इसकी फोकस दूरी स्मॉल एफ भी क्या होगी? माइनस सिंबल के साथ व्यक्त होगी। और उसी प्रकार से आपका उत्तल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या? प्लस सिंबल के साथ होगी, तो निश्चित रूप से इसकी आप जानते हो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? प्लस सिंबल के साथ होगी। देखो, अभी हमने आपको बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखो, कोई जबरदस्ती थोपने की बात नहीं कि हमने कहा बस आप मान लो, हम आपको समझाने जा रहे हैं कि क्यों आधी होती है। देखो, यहां पे आप देख रहे हो एक मिरर, स्फेरिकल मिरर है, गोलाकार दर्पण है। जिस गोले का हिस्सा में डॉटेड करके गोला भी दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और जानते हो, इस गोले को खींचते समय सेंटर हमने इसको माना था, तो इसको आप क्या बोलोगे? वक्रता केंद्र। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आप क्या कहोगे? वक्रता त्रिज्या। ठीक उसी प्रकार से आप देखना, यहां पे ये भी मिरर है। कौन सा? आप जानते हो कॉन्वेक्स मिरर है। जिस गोले का हिस्सा है उस गोले को भी हमने दिखाया है ताकि आपको वहां पे समझने में आसानी हो जाए। और इस गोले को खींचते समय सेंटर हमने इसको माना था। यहां से आप जानते हो यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। और इस बिंदु को आप क्या कहोगे? वक्रता केंद्र। अब उसके बाद हम यहां पे आप देखना, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधे खींचते हैं, ऐसे ये लो, ठीक। इसको आप क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष। उसी प्रकार से यहां पे आओ, वक्रता केंद्र से मिलाते हुए आर पार ऐसे एक रेखा हमने खींचा, ये लो, ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब मान लो कोई प्रकाश किरण है, ठीक, और मुख्य अक्ष के समांतर ठीक सीधे आपका यहां पे आई, ऐसे मान लो यहां पे कोई वस्तु रखा हुआ था और समांतर किरणें सीधे यहां पे आई और मिरर के ऊपर पड़ी। मिरर का कुछ नाम मानना हो तो मान लो आप यहां पे, मान लो इसका नाम यहां पे M1 है और इसका नाम यहां पे M2 है, दोनों सिरों का नाम। उसी प्रकार से यहां पे इसका नाम M1 है, इसका नाम M2 है, ठीक। और समांतर किरणें यहां पर आई और उसी प्रकार समांतर किरणें यहां पर आई। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के। मान लो वस्तु यहां पे था, देखो वस्तु से अनेकों किरणें निकलेंगी। वस्तु से इधर भी किरण जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सब तरफ जाएगी। हमने उस किरण को पकड़ा जो मुख्य अक्ष के समांतर है। उसी प्रकार यहां पर भी वस्तु यहां पे है, किरणें क्या सभी दिशाओं में जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी आएंगी। हमने उस प्रकाश किरण को पकड़ा जो मुख्य अक्ष के समांतर है। अब प्रकाश किरण जब यहां पे आई, आप जानते हो परावर्तक पृष्ठ है, दर्पण है, प्रकाश किरणें क्या परावर्तित होंगी? परावर्तित होंगी तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगे। परावर्तन का 2 ही नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो सबसे पहले परावर्तित करने से भी पहले हम यहां पे अभिलंब को खींचेंगे। अभिलंब किधर होगा? और अभिलंब के लिए आप जानते हो ये जिस गोले का हिस्सा है उसका ये केंद्र है, मतलब आप जानते हो इस पृष्ठ का क्या वक्रता केंद्र है, इसका नाम मान लो C है, ठीक। हम क्या करें, C से मिलाते हुए यहां पे एक रेखा की कल्पना कर लें। आप देखना इस प्रकार से, ऐसे ठीक। तो आप जानते हो ये आपतन बिंदु हो गया, इसका नाम A, जहां पे प्रकाश किरण आके गिरी आपतन बिंदु कहलाएगा। ये आपतित किरण कहलाएगी, उसका नाम क्या? OA। और ये जो आप देख रहे हो CA, ये क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब हो गया। अब जानते हो कोई भी गोला है, कोई भी सर्कल है, उसके सेंटर से
कोई भी रेखा अगर आप खींच दो पृष्ठ पर अभिलंबवत अगर जाती है तो निश्चित रूप से क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अब आप जानते हो ये क्या आपतन कोण है, आई, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण है अंदाजते हुए हम यहाँ पे परावर्तन कोण को बनाते हुए उतना और परावर्तित किरण को दिखाएंगे। आप देखना, तो इस प्रकार से ऐसे अगर हम यहाँ पे खींचें तो आप कहोगे सर ये कोण ज्यादा ये कोण कम है, ठीक, हमने इसको और बढ़ाया और इस प्रकार से हमने ऐसे खींचा, ऐसे, ये लो, ठीक। तो आप इस प्रकार से आप देख रहे हो ऐसे, ये कौन सी आपतित किरण और ये कौन सी परावर्तित किरण। इसका नाम कुछ मान लो इसका नाम आई मान लो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो किरणें जब यहाँ पे जहां फोकस होंगी, जहां पे से होके गुजरेंगी वही तो प्रतिबिंब बनेगा, हमने इसको आई नाम दे दिया। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते हो दर्पण है, परावर्तन के नियम का पालन करेगा, मतलब आई आपका ये क्या आपतन कोण है और ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, आर कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप आगे देखना, अगर यहाँ पे ये जो किरण है इस प्रकार से सीधे ऐसे बढ़ाएं और तिरछे से लाइन जा रही है, ठीक, तो आप जानते हो अगर ये कोण आई है तो निश्चित रूप से ये भी कोण क्या होगा, आई होगा। भाई सीधी सी बात है, इस प्रकार से तिरछी लाइन गई, ये आपका हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से अगर आपका आई कोण बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे क्या होगा, आई कोण बनेगा। अच्छा, उसके बाद देखना, ऐसी कंडीशन में आप देखो, आप जानते हो आई और आर का मान क्या बराबर होगा, तो यहाँ पर आई और आर का मान क्या होगा, बराबर होगा, और जब आई और आर का मान बराबर हो गया तो निश्चित रूप से एक प्रकार से ये क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज का तात्पर्य यहाँ पे क्या हुआ कि आप जानते हो सी आई और ए आई दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, फिर आप आगे चलो, ये आपका ध्रुव कहलाएगा पी। और जानकारी आपको दें, जो दर्पण है, दर्पण कोई बहुत बड़े आकार का नहीं है, इसका द्वारक, अब जानते हो यहां से लेके यहां तक की दूरी को आप क्या कहते हैं, द्वारक, इसका द्वारक बहुत छोटा है, और जब द्वारक बहुत छोटा होगा तो यहां से लेके यहां तक की जो गैपिंग है, ये गैपिंग भी क्या होगी, बहुत कम होगी। आप देखो दर्पण क्यों छोटा होगा, हमने आपको दिखाया था ये दर्पण है, आप देखो इतना छोटा दर्पण है, इसी को तो हमने काफी बड़ा करके दिखाया है। अब आप इमेजिन करो हम यहाँ पे ऐसे रखें और उसका आपका इस किरण को यहाँ पे डालें, तो आप जानते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी, और जब दूरी बहुत कम होगी तो ऐसी दशा में आपका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, कि आप जानते हो ये दूरी और ये दूरी एक प्रकार से क्या होगी, बराबर होगी। और जब ये दूरी बराबर आपकी हो गई तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ये दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो आप यूं कह सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर कैपिटल आर है, ये ऐसे, ठीक, तो निश्चित रूप से ये जो पॉइंट होगा ये कहां पे होगा, मिड में होगा, और जहां पे फोकस हुआ यही तो आपका फोकस बिंदु कहलाएगा। आप देखो फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देख रहे हो कि आप जानते हो ये कैपिटल आर और ये आपका यहाँ पे क्या फोकस हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, और जो कि वक्ता त्रिज्या की आधी होगी, यानी कि आप यूं कह सकते हो एफ दैट इज इक्वल टू आर बाई 2। फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी हो गई। उसी प्रकार से आप यहां पे देखना, प्रकाश किरण यहां पे आई, इस जगह पे आपतित हुई, ये क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। हमको आपतन बिंदु पर क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए, तो आपतन बिंदु पर अभिलंब के लिए हमने क्या किया, आप देखो इसके सेंटर से इसको ऐसे ये मिलाया, इसका नाम क्या, सी, और ऐसी कंडीशन में ये जो कोण है ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, आई, ठीक। अब आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के, तो आप जानते हो प्रकाश किरणें क्या परावर्तित होंगी, तो जब परावर्तित होंगी तो कहां, इधर तो जाएंगी, तो प्रकाश किरण आपका इस प्रकार से गई ऐसे। आप देखना जितना कोण ये है आपतन कोण, उतना ही कोण बनाते हुए आपका यहाँ पे, आप देखना एंगल आप यहाँ पे नाप सकते हो उस प्रकार से ऐसे, ये उतना बनाते हुए इसको हम क्या करेंगे, परावर्तित दिखाएंगे। आप देखना ये लो, प्रकाश किरण ये इधर गई ऐसे, ठीक। आप जानते हो ये आई है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, आर होगा ऐसे। अब प्रकाश किरण तो उधर जा रही है, अगर आपको बुलाएं, आपसे पूछे ये जो परावर्तित किरण है बताओ मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आ रही होगी, तो आप यही तो कहोगे कि सर प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधे ऐसे स्केल उठाओगे और इस प्रकार से आप यहाँ पे खींच दोगे, आप देखना ऐसे, और आप बताओगे कि इसका मतलब कि किरण यहाँ पे ये कैपिटल एफ इधर से आपका आती हुई हमको प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को किससे, कैपिटल एफ से हमने लिखा, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, स्मॉल एफ से, और इसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, ये हो गई, ठीक। अब आप यहां पे देखना, देखो ये इस ब्लैक वाली लाइन अभिलंब कहलाएगी, और ये आपका यहाँ पे परावर्तित किरण है, आभास हो रही है, यहां से निकल रही है, ये कोण अगर आर है तो निश्चित रूप से ये भी कोण क्या होगा, आर होगा। अच्छा, उसी प्रकार से आप देखना ये आई है, ठीक। आप देखना आई कैसे, ये आपका अभिलंब वाली लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बना रही, आई, तो आप जानते हो तिरछी लाइन अभिलंब वाली यही तो है, हॉरिजॉन्टल से कितना कोण बनाएगी, आई यहां पर, तो आप जानते हो आई हो गया, ये आर हो गया। और परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आई बराबर आर, तो यहां पर भी आई बराबर क्या होगा, आर,
मतलब ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों कोण बराबर होंगे तो निश्चित रूप से आपका इस बिंदु को अगर हम यहाँ पे कैपिटल ए नाम दे दें, कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक, तो आप यूं कह सकते हो कि त्रिभुज AFC एक प्रकार से क्या समबाहु त्रिभुज होगा। और जब समबाहु त्रिभुज होगा, दोनों कोण बराबर हैं, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वाली, और यहां से लेके यहां तक की दूरी ये वाली, ये दोनों दूरियां भी क्या होंगी, बराबर होंगी। और जब दूरियां बराबर होंगी तो ऐसी कंडीशन में, अच्छा इस बिंदु को आप क्या कहोगे, ध्रुव। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अभी हमने आपको दिखाया था। ये द्वारक आपका इस प्रकार से देखो, इतना छोटा दर्पण है, या इससे भी छोटा दर्पण है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप जानते हो ये जो बिंदु आपका यहां से लेकर यहां तक इतनी ऊंचाई तक नहीं होगा, और कम ऊंचाई आपकी इसकी होगी, इस प्रकार से क्या नेग्लिजिबल होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये और ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और पूरी दूरी कितनी, कैपिटल R है, ठीक, और ये कितना, स्मॉल f है। तो निश्चित रूप से यहां पर भी क्या होगा, f बराबर R/2। ठीक, आप इतना समझना, दर्पण में जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए कि मान लो कोई न्यूमेरिकल आपको मिल जाए, वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया जाए, फोकस दूरी पूछा जाए, तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर दो, फोकस दूरी मिल जाएगी। अब आप देखोगे कि किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। उसके कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम आप सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी, ठीक, निश्चित रूप से आप जानते हो कहां, फोकस से होकर गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर मान लो किरण इस प्रकार से आई, ऐसे सीधे ये, ठीक। अच्छा, इसको बनाते समय सेंटर हमने यहां पे माना था, तो आप जानते हो फोकस अभी हमने आपको पढ़ाया कहां पे होगा, मिड में होगा, ठीक। ये फोकस हो गया ऐसे, कैपिटल F, फोकस बिंदु को कैपिटल F से दिखाया, ठीक। तो ये प्रकाश किरण आपका सीधे यहां फोकस से होकर गुजरेगी, ऐसे ये इधर की ओर जाएगी। साथ ही साथ आपको समझा, इसके ओरिजिनल नियम पे अगर चलें तो आप जानते हो वक्रता केंद्र यही तो है। यहां से अगर ये आपतन बिंदु मिलाते हुए डॉटेड लाइन खींचे तो क्या कहलाएगा, अभिलंब। और ऐसी दशा में आपतन कोण बराबर क्या निकलेगा, परावर्तन कोण क्या निकलेगा। उसी प्रकार से यहां पे आओ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई ऐसे ये, ठीक। निश्चित रूप से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगा या गुजरता हुआ प्रतीत होगा। आप पूछोगे प्रतीत शब्द क्यों बोल रहे हैं, इसलिए कि इसका वक्रता केंद्र यहां पे है और इसका फोकस कहां पे, ये होगा, ठीक। तो क्या प्रकाश किरण आपका इस पार इधर चला आएगा, नहीं, क्योंकि आप जानते हो ये पारदर्शी माध्यम नहीं है, इधर कलई करी हुई है, इधर पॉलिश किया हुआ है, प्रकाश किरण इधर आ ही नहीं सकता है। प्रकाश किरण आपका इधर ही लौटेगा, लेकिन इस प्रकार लौटेगा कि जब उसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये F से निकलता हुआ प्रतीत होगा। मतलब आप यूं कह सकते हो, हमने एक सिरा आपका यहाँ पे F पे रखा स्केल का और दूसरा यहाँ पे रखा, ये प्रकाश किरण इधर जाएगी। और जानते हो जब इसको आपसे पूछें कि बताओ ये परावर्तित किरण कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आ रही है, तो आप स्केल यहाँ पे हमसे लेके और यहाँ पे आप ऐसे रखोगे ये, और आप बताओगे कि सर देखिए ये जो किरण है ये फोकस से निकलती हुई आती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप इतना समझना कि मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल दर्पण हो, परावर्तन के पश्चात या तो फोकस से गुजरेगी, और या अगर नहीं गुजर पाएगी तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। और साथ ही साथ आप देखना, अगर नियम को भी दिखाएं यहाँ पे, ओरिजिनल इसका जो आपका रूल है कि आप जब तो सी से इस आपतन बिंदु को अगर मिलाएं, मिलाते हुए डॉटेड लाइन खींचो तो बीच से गुजरेगा, ये आपतन कोण कहलाएगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अच्छा, अगला देखना नियम, आप जानते हो वे प्रकाश किरणें जो फोकस से होकर गुजरती हैं दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो जैसे आपको समझाएं, इसका फोकस यहां पे है, प्रकाश किरण यहां पे ना फोकस से होकर आई, यहां पड़ी, तो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के ठीक समांतर हो जाएगी। ये तो आपने यहां पे देखा दूसरे नियम के तौर पे। और साथ ही साथ इसके ओरिजिनल नियम पे अगर चलें तो आप जानते हो वक्रता केंद्र है, यहां से मिलाते हुए ऐसे एक डॉटेड लाइन खींचे ऐसे, तो आपतन बिंदु पर ये क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। और ऐसी दशा में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। उसी प्रकार से यहां पे आओ, इसका फोकस तो यहां पे है, तो क्या प्रकाश कण को हम इधर से लाएं, कभी नहीं। हमेशा प्रकाश कण को चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, हम बाईं ओर से लाते हैं, उसके ऊपर गिराते हैं। तो कैसे क्या हो, आप देखना, ये लो, ये प्रकाश किरण आपका यहां पे ऐसे आ रही है, ऐसे। अगर आप इसको आगे बढ़ाओ तो ऐसा महसूस होगा कि आपका कहां, F की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है। आप देखो, ठीक, दर्पण से परावर्तित होगा और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या समांतर हो जाएगा। तो आप जानते हो परावर्तित होकर इधर ही आपका लौट आएगा, यहां पे ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। चलो ये ऐसे, ठीक। और अगर ओरिजिनल नियम पे चलें तो आप जानते हो ये सी है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को ऐसे मिलाओ ऐसे, तो आप जानते हो बीच से डॉटेड लाइन एक खींची जाएगी, वो क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और ऐसी दशा में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा।
आप देखो हम नियम अलग अलग बताते चल रहे हैं, लेकिन जो आपका मूल जो इसका ओरिजिनल लॉ है उसको भी साथ में दिखाते चल रहे हैं कि सारे नियम उसी पे आधारित हैं। तो अभी आपने दो नियम आपने देखा। पहला नियम क्या देखा, मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी और नहीं गुजर पाएगी तो गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम आपने क्या देखा कि जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरते हुए दर्पण पे आपतित होगी या आपतित होती हुई प्रतीत होगी, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब चलते हैं तीसरे नियम पे। और तीसरे नियम में आप देखना, अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तब क्या होगा। देखना, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और कोई प्रकाश किरण है, ठीक, और सीधे वक्रता केंद्र से होकर गुजरते हुए आई ऐसे, ये यहां पे, ठीक, यहां पर भी सीधे वक्रता केंद्र। अब यहां पे आप जानते हो यहां तक पहुंच तो सकती नहीं है, फिलहाल ऐसी आई कि अगर आगे बढ़े तो आपको यहां पे वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, ठीक, ये देखना ऐसे। अब ये किरण कहां जाएगी, परावर्तित होकर क्या होगा, तो आपको समझाएं। आप वही नियम लगाओ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, अभिलंब। और जब अभिलंब खींचोगे तो अभिलंब के लिए क्या, सी से तो यहां पे खींचोगे, तो अगर अभिलंब खींचोगे तो ऐसे तो डॉटेड लाइन आप खींचोगे और यही आपकी आपतित किरण है और यही आपका क्या अभिलंब है। आप यूं कह सकते हो कि यहां पे आपतन कोण का मान कितना है, 0, और जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो निश्चित रूप से परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। जो प्रकाश किरण यहां पे सीधे ऐसे आई और यहीं से वापस लौट के और ऐसे वापस लौट गई, जिसको आप कहते हो बैक टू पवेलियन, उसी रास्ते पे वापस लौट गई। अच्छा, उसी प्रकार से यहां पर आप देखना, ये प्रकाश किरण यहां पे आई, किस तरफ, वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। यहां पर भी वही नियम लगाओ, आपतन कोण बराबर क्या, परावर्तन कोण के। तो ऐसी दशा में आप देखोगे अगर यहां पे अभिलंब खींचो तो अभिलंब के लिए यहां पे क्या करोगे, सी से ही तो आप इसको मिलाओगे, यही तो अभिलंब होगा। तो यही अभिलंब और यही आपतित किरण। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतन कोण का मान कितना, 0, और जब आपतन कोण का मान 0 तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0। ये प्रकाश किरण यहां पे आई और यहीं से आपका यहां पे क्या होगा, वापस लौट जाएगी। केवल 3 नियम है हमने आपको बताए। इन तीनों नियमों को अगर आप समझ गए तो जानते हो कोई भी दर्पण रखा हो, उसके सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसा बनेगा, आप तुरंत आप आंसर दोगे, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं जाएगा। अब इसका बाद हम आपको यह समझाने जा रहे हैं कि अगर अवतल दर्पण है, ठीक, तो उससे कितनी दूरी पे वस्तु रखी है, किस प्रकार की वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा अलग अलग स्थितियों पे। और जब उसमें समझ जाओगे तो फिर उत्तल दर्पण भी लेके चलेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे, वस्तु को रखेंगे, अलग अलग जगहों पे रखेंगे और प्रतिबिंब कहां बनेगा ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना और पूरी की पूरी सीरीज हमारी देखना। अगर आपका ऑप्टिक्स की पूरी सीरीज आपने देख लिया तो आप किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो, कंपटीशन में बैठते हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, या फिर आपका एयरफोर्स का हो, या किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हो तो आप जानते हो ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। अपने इसी सीरीज में हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। अब आप ये देखना कि अगर गोली दर्पण है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अलग अलग जगहों पे हम वस्तुओं को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। सबसे पहले आप देखना अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें कई केसेज हैं, अलग अलग जगहों पे हम वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब कहां बनेगा हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहला केस आप लिखना कि अगर वस्तु इनफाइनाइट पे हो, अनंत पे हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा और कैसे बनेगा। आप देखना, तो वस्तु जब अनंत पे होगा तो जो भी प्रकाश किरणें आएंगी निश्चित रूप से मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगी। ये लो, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती हैं। मतलब ये प्रकाश किरणें यहां पे जब आई तो यहां से इस प्रकार से ऐसे, यहां ऐसे, ये फोकस से गुजरेगी इस प्रकार से ऐसे। इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अनंत पे अगर वस्तु रखी तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पे बना। या उसी प्रकार से नीचे से अगर कोई प्रकाश किरण आई ऐसे, ये लो, इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक, कहां से गुजरेगी, फोकस से, ये लो ऐसे, ये मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। फिर अगला आप देखना इसके बाद केस नंबर 2। अगर मान लो वस्तु अनंत पे नहीं है, नजदीक है, लेकिन अनंत व सी के बीच में कहीं है, ठीक, सी आपका यहां पे ये तो है, सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहां पे है, आप जानते हो अनंत और सी के बीच में कहीं है। अच्छा, एक बात और समझना, मान लो वस्तु परिमित आकार का है। आप पूछोगे परिमित आकार क्या होता है, मतलब वस्तु का आकार इस प्रकार का है कि मेजरेबल है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिखाई जा सकती है। यहां पे फिलहाल हम लंबाई की बात करेंगे, आप देखना इसमें। तो यहां पे वस्तु इस प्रकार से हो गया ऐसे, ये। अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक जानकारी आपको दें, 2 लाइन आपको बता रहे हैं, आप उसको ध्यान रखना। कहीं भी कोई भी दर्पण हो, कहीं भी वस्तु रखा हो, आप प्रतिबिंब बना के दिखा दोगे। और 2 लाइन है क्या, देखो पहली लाइन क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो निश्चित रूप से फोकस से गुजरेंगी या गुजरती हुई प्रतीत होंगी।
और दूसरा लाइन आपको समझाएं, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, दर्पण पे पड़ी, तो परावर्तित होकर निश्चित रूप से आपको मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बस इन दोनों बातों को ध्यान रखना, कहीं भी कोई भी दर्पण होगा, वस्तु कहीं भी रखा होगा, प्रतिबिंब आप बना ले जाओगे। आप देखो इन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग करके सारे केस हम निपटाएंगे। आप देखना, वस्तु यहां पे है, परिमित आकार का है, लंबाई उसकी इतनी है, मान लो वस्तु का नाम यहां पे ओ डैश, आप देखना ये लो। अब प्रकाश किरण आप देखो समांतर एक निकालेंगे, तो आप जानते हो मुख्य अक्ष यही तो है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक निकाला ऐसे, ठीक। अच्छा, उसके बाद चलो फिर दूसरा कहां से, फोकस से गुजारेंगे, तो देखो फोकस वाला आपका ये निकला, यहां से ऐसे लेके और फोकस से होता हुआ ये निकल गया, ठीक। अब आप नियम लगाओ, जो मुख्य अक्ष के समांतर आया कहां से गुजरेगा, फोकस से, परावर्तन के पश्चात। आप देखो तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरा, फोकस से, ये इधर ऐसे, ठीक। अच्छा, जो फोकस पे आपका गुजर के आया वो कहां पे हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया ऐसे, ये लो। यहां पे इसने काटा, इसका मतलब कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा ऐसे। आप देख रहे हो वस्तु के सापेक्ष कैसा बना, उल्टा बना, वस्तु से क्या छोटा बना और वास्तविक बना। क्यों, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणों ने आपस में काट के और प्रतिबिंब को बनाया। एक जानकारी और आपको दें, यहां पे देखना, इस जगह पे आप सुनो, वक्रता केंद्र यहीं पे तो है। अगर हम आपसे कहें, ये देखो आपतन बिंदु है, प्रकाश किरण यही तो आई थी, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन खींचो, आप सुनो इस प्रकार से ये, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। और साथ ही साथ देखना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, हर नियम का पालन हो रहा है। अब आप आगे चलो, इसके बाद देखना तीसरा केस, वस्तु कहां पे, सी पे हो। सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र पर ही अगर वस्तु रखा हो तब प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप देखो ये हमने वस्तु लिया ऐसे, ये, ठीक। हमको जानना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप जरा देखना, हम दो किरण निकालेंगे। एक किरण हमने क्या, समांतर निकाला, और एक किरण हमने कहां से गुजारा, फोकस से। आप देखते रहो ये, ठीक। और अभी हमने आपसे क्या कहा, दो बात खाली याद रखो, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, और अगर फोकस से गुजर के आ रही है या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है तो दर्पण से परावर्तित होकर कहां, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इन दोनों बातों को याद रखोगे, कोई भी दर्पण होगा, कहीं भी वस्तु रखा होगा, प्रतिबिंब आप तुरंत बना के दिखाओगे। मान लो वस्तु का नाम हमने कुछ दे दिया ए बी, ये लो, ठीक। प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, हमने आपको क्या समझाया, बस दो लाइन आपको याद रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वो फोकस होकर गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, और जो फोकस से गुजरेगी वो क्या हो जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप देखो ये प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और ये प्रकाश किरण यहाँ पे फोकस से गुजर रही है। ये आपका ये जगह है, ये फोकस है, कैपिटल एफ, ठीक। यहां से यहां तक की दूरी क्या, फोकस दूरी। अब सुनो, तो जो आपका समांतर आई वो फोकस से गुजरी, यहां पे आई, और जो फोकस से गुजरी वो दर्पण से परावर्तित होकर, आप देखना ये हुई और परावर्तित होकर यहां पे आई, और दोनों ने आपस में एक दूसरे को यहां पे काटा इस जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बना, जहां पे वस्तु है उसी के नीचे बनेगा। और मान लो अगर ये ए बी है तो ये क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। तो आप यहां पे देखना, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के ठीक नीचे, जहां पे वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि वास्तविक में किरणें आ रही हैं और यहां पे काट के प्रतिबिंब को बना रही हैं। अगला आप देख रहे हैं, इसके बाद केस नंबर 4, वस्तु सी व एफ के मध्य कहीं है। सी मतलब क्या, वक्रता केंद्र, और एफ का मतलब क्या, फोकस, इसके बीच में कहीं है। चलो लेते हैं, आप देखना ये ऐसे, ये हमने वस्तु लिया, वस्तु का नाम मान लो यहाँ पे ए बी है। फिर वही दो नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आप यहाँ पे दर्पण पे डालो, और जब परावर्तित हो तो फोकस से गुजार दो, और दूसरा फोकस से गुजारो, मुख्य अक्ष के समांतर कर दो, जहां पे काटे बस वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखना ये लो, समांतर आई और दूसरा फोकस से, ये, ठीक, ऐसे ऐसे। अब समांतर जो आई वो फोकस से गुजरी, आप देखो ऐसे, ये लो, ठीक। और जो फोकस से आई वो समांतर हो जाएगी, तो इसी के ठीक समांतर आओ, ये, ठीक। प्रतिबिंब यहां बना, ये, इसका नाम ए बी है, मान लो इसका नाम ए डैश और बी डैश है, मतलब प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र सी के पीछे कहीं बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, क्योंकि वास्तव में किरणें आ रही हैं और काट के प्रतिबिंब बना रही हैं। देखो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पे रखी हो, सी पर ही रखा हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये सी है वक्रता केंद्र,
जब इसको हमने बनाया उस समय इसको हमने सेंटर माना था। तो ऐसी कंडीशन में देखना, वस्तु अगर यहां पे है ये, ठीक, प्रतिबिंब कहां बनेगा? वही दो नियम, मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगा परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगा, और फोकस से जो आएगा या फोकस की ओर आता हुआ जो प्रतीत होगा वो कहां पे हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। आप सुनो, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण को हमने ऐसे ये निकाला, ऐसे, दूसरा कहां पे? ये लो, फोकस से होके गुजरा, ये इसका फोकस है, मान लो कैपिटल एफ। अब जो समांतर आया वो फोकस से गुजरेगा परावर्तन के पश्चात। तो आप देखना यहां पे ये फोकस से गुजरा ऐसे, और जो फोकस से आया वो क्या होगा? समांतर हो जाएगा। तो ये समांतर हो गया ऐसे, ये लो। इस प्रकार से आप जानते हो जो प्रतिबिंब बना कहां बना? वस्तु के ठीक नीचे बना। वस्तु जहां पे है उसी जगह प्रतिबिंब बना, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बना और वास्तविक बना। क्यों? क्योंकि वास्तव में किरणें आ रही हैं और काट के प्रतिबिंब बना रही हैं। अगला इसके बाद देखते हैं फिर केस नंबर 4। वस्तु अगर C व F के बीच में कहीं है, C मतलब क्या? वक्रता केंद्र, और F का मतलब यहां पे क्या हुआ? फोकस। इसके बीच में कहीं है, चलो आप ये लो, हमने ये ले लिया वस्तु, इसका नाम क्या? AB। वस्तु का नाम कुछ भी ले लो, AB, ठीक। प्रतिबिंब कैसे बने? आप जानते हो, एक समांतर किरण मुख्य अक्ष के बिल्कुल ठीक समांतर यहां पे लाओ, ठीक। एक कहां पे? फोकस से गुजारो, ये लो, फोकस से गुजर गई, ठीक। अब जो समांतर गई वो परावर्तन के पश्चात कहां? फोकस से गुजरेगी, तो इसको फोकस से लाओ ऐसे यहां पे, और जो फोकस से गुजरी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये लो। ये यहां पे इसने काटा, वास्तव में काटा, प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां बनेगा। वस्तु का नाम AB है तो इसका नाम क्या हो गया? A डैश और B डैश, ये लो। आप देख रहे हो जो प्रतिबिंब बना वस्तु के सापेक्ष क्या? थोड़ा बड़ा बना, वस्तु के सापेक्ष क्या? उल्टा बना और वास्तविक बना। अगला इसके बाद देखना, अगर वस्तु फोकस पर ही रखा हो तब क्या होगा? देखो C यहां पे, ठीक। आप जानते हो फोकस कहां पे होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। तो मान लो हमने यहां पे कहीं मान लिया बीच में, ये हमारा फोकस है, ठीक। और वस्तु कहां पे रखा? फोकस पे रखा है, लो ऐसे, ये। आप आगे देखना, फिर हम यहां से क्या? दो किरण निकालें। तो पहली किरण आप देखना, ये लो, मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो गई इस प्रकार से ऐसे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो समांतर वाली कहां से गुजरेगी? फोकस से। चलो इसको हमने फोकस से गुजारा, फोकस बिंदु यही तो है, लेके आए, ठीक। अब दूसरी किरण कहां से गुजरे? फोकस से। तो आप जानते हो वस्तु कहां? फोकस पे ही रखा हुआ है, वस्तु का हेड कहां? यहां पे है। तो आप जानते हो यहां से इसको हम नहीं गुजार सकते हैं, तो फिर यहां पे दूसरा एक नियम लगा दो आप। कौन सा? आप जानते हो, वक्रता केंद्र से जो रेखा हम दर्पण पे डालेंगे वो रेखा एकदम वहां पे क्या? अभिलंबित होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, यहां पे ऐसे एक प्रकाश किरण को आपने यहां पे भेजा इस प्रकार से, ये, ठीक। आप पूछोगे ये कहां से आपने निकाल दिया? आपको बताएं कहां से निकाल दिया। इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, आप देखो ये ऐसे, ये, ठीक। तो आप जानते हो कहां? वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो वक्रता केंद्र से रेखा सीधे गुजर के यहां पे दर्पण पे पड़ी, मतलब आप यूं कह सकते हो कि इस बिंदु पर या इस बिंदु के लिए ये जो डॉटेड लाइन पूरी है ये क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। और जो प्रकाश किरण यहां पे सीधे गई और अभिलंब भी यही है, तो आप जानते हो इसके लिए आपतन कोण का मान क्या? 0 है। जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ये प्रकाश किरण आपका बैक टू पवेलियन हो जाएगी, उसी रास्ते पे ऐसे आपका यहां पे इस प्रकार से वापस लौट आएगी, ऐसे ऐसे वापस लौट आएगी, ठीक। ये यानी कि आप यूं कह सकते हो इस प्रकार से काफी दूर तक गई। आप यूं कह सकते हो यहां पे कि फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। अगला केस चलते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6 में आप देखना, अगर वस्तु फोकस कैपिटल F व ध्रुव कैपिटल P के बीच में कहीं रखा हो। आप जानते हो ध्रुव यहीं तो होता है, ये, और फोकस कहां? ये। अगर मान लो कोई वस्तु F और P के बीच में कहीं रखा हुआ है, ये लो, कहीं भी रख लो ऐसे, ये हमने लिया, इसका प्रतिबिंब कहां बने? आप लगाओ नियम, एक किरण यहां पे समांतर निकालो, ये, ठीक, ऐसे। और जो समांतर निकली वो कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी, तो इसको आप फोकस से गुजार दो,
आप देखना ऐसे, ये ऐसे। दूसरी किरण फोकस से गुजरे तो फोकस तो पीछे पड़ गया ना, तो किरण इधर तो आएगी नहीं, किरण को तो उसी पार जाना है। कोई बात नहीं, अभी हमने एक आपका यहाँ पे नियम बताया था कि आप जानते हो वक्रता केंद्र से आपका जो गुजरेगी वो आपका जाके बैक टू पोलैंड हो जाएगी, उसी रास्ते पे वापस लौट आएगी। उस नियम का प्रयोग कर लो। तो आप जानते हो वक्रता केंद्र यही तो है। तो यहां से होते हुए एक किरण को आप ऐसे गुजारो, ऐसे, ये सीधे ऐसे ये गुजरी यहां पे, ठीक। इसको अगर आप पीछे बढ़ाओ, आप देखना ऐसे यहां से, तो इस प्रकार से होते हुए और ये गुजरी ऐसे इधर आ गई। आप पूछोगे ये कैसे, थोड़ा सा समझाएं आपको, सुनो। आप जो तो ये किरण हमने यहां पे गुजारा, ये बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाएगा। फिर हमको क्या चाहिए, आपतन बिंदु पर अभिलंब चाहिए। तो अभिलंब के लिए क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से एक डॉटेड लाइन मिलाएंगे यहाँ पे। तो आप जानते हो वही आपका प्रकाश किरण की रेखा है और वही अभिलंब वाली रेखा है। यानी कि आप जानते हो इस बिंदु पर आपतन कोण का मान कितना, 0 है। और जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यहीं से प्रकाश किरण परावर्तित होकर सीधे ऐसे गुजर जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में आप देखो इधर लगातार दूरी लगातार क्या बढ़ती जा रही, तो आपको क्या लगता है कि इधर जाके काटेगी, कभी नहीं काटेगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा, आप इधर बढ़ाओ, तो जब इधर बढ़ाओगे तो ये ऐसे गई, और इधर बढ़ाओ फिर ये आपका ऐसे गई, आप देखना ऐसे, और यहां पे कहीं जाके इसने काटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये इस जगह बनेगा, ये ऐसे, ठीक। अगर इसका नाम यहाँ पे ए और इसका नाम यहाँ पे क्या बी है, तो ये आपका यहाँ पे क्या ए डैश हो गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, बी डैश हो गया। जो प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे बना, वस्तु के सापेक्ष बड़ा बना, वस्तु के सापेक्ष सीधा बना और आभासी बना। क्यों, क्योंकि आप आभास कर रहे हो, वास्तव में तो किरणें इधर जा रही हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा अवतल दर्पण के बारे में, अलग अलग जगहों पर हमने वस्तुओं को लिया और उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। मुख्य रूप से खाली आपका 2 बातों को आप याद रखो। पहली बात कौन सी, मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी परावर्तित होकर फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी बात कौन सी, कि जो फोकस से गुजर के दर्पण पे पड़ेगी या फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी, वो दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के बिल्कुल ठीक समांतर हो जाएगी। और तीसरी बात याद रखना, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, जैसे यहां पे आवश्यकता पड़ी या फिर यहां पे आवश्यकता पड़ी, कि वक्रता केंद्र से होकर या उसके सीध में जो रेखा दर्पण पे पड़ेगी वो बैक टू पोलैंड हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। इतनी 3 बातों को याद रखना। कोई भी दर्पण होगा, कहीं भी वस्तु रखा होगा, आप प्रतिबिंब बना के दिखा दोगे। अभी तक आपने देखा अवतल दर्पण के बारे में, अब हम लेके चलते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण है वस्तु कहां पे रखा हो, प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये सामने आप देख रहे हो उत्तल दर्पण है ना, पालिश इधर है, इधर चिकना पृष्ठ है, इधर से आप खड़े होगे तो वह आपका चेहरा यहां पे दिखेगा। अच्छा, फिर आप आगे सुनो, मान लो वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आप जानते हो यहां अनंत से मतलब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई, ये माना जाएगा वस्तु अनंत पे है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, दर्पण से परावर्तित होकर आप जानते हो फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो वक्रता केंद्र यहां पे है तो फोकस कहां, ये माना जाएगा उसके इन दोनों के क्या मिड में। तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रकाश किरण यहां पे आई ऐसे, आप देखना ऐसे, ठीक। ये कहां फोकस से गुजरेगी, तो आप बताओ क्या प्रकाश किरण को इधर ले आए, कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप जानते हो आपका यहाँ पे क्या पॉलिशदार सतह है यहाँ पे, ठीक। इस पार नहीं आएगी, उसी पार जाएगी, ठीक है। भेजो, लेकिन ऐसा भेजो कि लगे कि बिल्कुल एफ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे। ये आप पूछोगे ये क्या, आप जानते हो इसको पीछे बढ़ाएं, आप देखना तो ऐसे ये ऐसा प्रतीत होगा। मतलब ये रेखा अगर हम आपको दिखाएं, आपसे पूछें वो तो रेखा जो परावर्तित वाली है ये कहां से मुख्य अक्ष के किस बिंदु से आ रही है, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचोगे, आप बताओगे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फोकस से निकल के आ रही है। उसी प्रकार से आप यहां पे हो, कोई प्रकाश कण ये है मान लो, जो समांतर यहां पे आई, तो समांतर क्यों आई, क्योंकि वस्तु कहां पे, इनफाइनाइट पे, अनंत पे है। वस्तु अगर अनंत पे होगा तो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी। और आप जानते हो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरण आती है वो दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है, अगर न गुजर पाए तो गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आप जानते हो फोकस यहां पे है, ये प्रकाश किरण इस पार नहीं आएगी क्योंकि दर्पण है, इसी पार रहेगी, ठीक है। गुजारो, परावर्तित कराओ, ये ऐसे निकली इस प्रकार से। आप पूछोगे ये आपने कैसे खींच दिया, हमारे स्केल रखने के तरीके को आपने नहीं देखा। हमने स्केल को ऐसा रखा कि आप जानते हो स्केल का एक सिरा कहां पे, ये पे है, और इस प्रकार से हमने गुजारा। जानते हो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, अगर आपसे पूछें कि परावर्तित किरण
मुख्य अक्ष के किस बिंदु से गुजरती हुई निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो आप स्केल हमसे लोगे और आप यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचोगे और आप बताओगे कि सर ये किरण फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो अगर वस्तु अनंत पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अगर आपसे पूछें कि वास्तविक बनेगा कि आभासी, तो आप खुद देखो वास्तव में तो किरण इधर जा रही है, वास्तव में तो किरण इधर जा रही है, आप आभासी तो कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। अगला आप एक से बात देखना, मान लो कोई वस्तु है सीमित दूरी पर है। सीमित दूरी का तात्पर्य यहाँ पे क्या, अनंत पे नहीं है, लेंस के नजदीक कहीं है। अच्छा, आप हमसे कह सकते हो कि भाई अवतल दर्पण में ढेर सारा केस आपने पढ़ाया, यहाँ पे तो आप 2 ही में निपटा दे रहे हैं, तो आपको समझाएं क्यों। आप जानते हो इसकी खास बात है कि इसका वक्रता केंद्र दाईं तरफ है, इसका फोकस भी कहां, दाईं तरफ है। तो आप जानते हो हम वस्तु को इधर तो रखेंगे नहीं, वस्तु को इधर तो रखेंगे यहाँ पे, इसलिए आपके इसमें ज्यादा केस नहीं है। आप सुनो, मान लो वस्तु यहाँ पे रखा है, वस्तु का नाम कुछ भी ले लो, ए बी, ठीक। हमको जानना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जितने नियम चल रहे हैं उसी पे घूम फिर के सारा आपका केस निपट रहा है। आप सुनो, एक प्रकाश किरण यहाँ पे समांतर निकालो ऐसे, ठीक, और एक प्रकाश किरण फिर कहां से गुजारोगे, आप देखना यहां से, ये जो आपका है ना वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की तरफ लेके जाओ ऐसे। जरा ध्यान से सुनना, ये जो वक्रता केंद्र की तरफ गया, ठीक। आप जानते हो अगर आपसे पूछें ये आपका आपतन बिंदु है, यहां पे अभिलंब खींचो, तो यहां पे अभिलंब के नाम पे सी से इसको डॉटेड लाइन मिलाओगे, यही तो अभिलंब कहलाएगा। तो यही अभिलंब हो गया और इसी पे प्रकाश किरण जा रही है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि आप जानते हो इस प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, 0। और जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो निश्चित से परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ये प्रकाश किरण यहां पे आई और यहीं से वापस लौट जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। आपको फिर समझाएं, इसी को अगर हम सीधे स्ट्रेट बढ़ाते हैं, आप देखो ऐसे डॉटेड लाइन, ये यहां पे ये क्या बिंदु सी है, वक्रता केंद्र है, ठीक। तो वक्रता केंद्र से डॉटेड लाइन यहां पे गई। आप सुनो, ये अगर आपतन बिंदु उसको मान लें तो ऐसी कंडीशन में ये डॉटेड लाइन है, ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। और ये क्या, आपतित किरण है, ठीक। अभिलंब खाली यहीं तक नहीं होगा, पूरा आर पार डॉटेड लाइन आपका, इधर भी अभिलंब और डॉटेड लाइन आगे बढ़ा, इधर भी अभिलंब। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो ये जो आपका आपतित किरण है और अभिलंब दोनों के बीच का कोण कितना, 0 डिग्री। तो अगर आपतन कोण का मान 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। ये प्रकाश किरण वापस लौट जाएगी। अच्छा, जो समांतर गई वो कहां से गुजरे, तो आप जानते हो फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। इसका फोकस कहां, यही तो है। चलो, तो आप बताओ क्या इस प्रकाश किरण को हम इधर ला सकते हैं, नहीं, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे क्या पॉलिश लगी हुई है, प्रकाश किरण रहेगी इसी पर, ठीक है। भेजो, ऐसा भेजो कि लगे कि यब से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। जैसे आप देखो ये हमने रखा, ये ऐसे, ये प्रकाश किरण इधर जाएगी, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे ये ऐसे, तो ऐसा लगेगा कि प्रकाश किरण यब से गुजर के आ रही है। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 आपतन बिंदु है, एक आपतन बिंदु ये है, एक आपतन बिंदु ये है, और दोनों पे नियम लग रहे हैं। इस आपतन बिंदु को अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे क्या आपतित प्रकाश किरण है, जो कि मुख्य अक्ष के क्या समांतर है, फोकस से गुजरना चाहिए, गुजर नहीं सकता है तो गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दूसरी प्रकाश किरण आप देख रहे हो यहाँ पे ये निकली, ये कहाँ पे, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। तो इस पे नियम क्या लगा कि आप जानते हो यही अभिलंब है आर पार और यही आपतित किरण है, एक ही लाइन पे है। आपतन कोण का मान कितना, 0 है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 0 होगा। ये प्रकाश किरण यहाँ पे क्या परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो इन दोनों प्रकाश किरणों ने, आप जानते हो एक परावर्तित ये, एक परावर्तित ये, दोनों ने आपस में कहा, यही तो काटा, ये लो, ठीक। इसका मतलब वस्तु ए बी का जो प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश और बी डैश, ये हुआ। और ऐसी कंडीशन में आप यहां पे देख रहे हो कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो किधर बना, दर्पण के पीछे बना, वस्तु के सापेक्ष छोटा बना और वस्तु के सापेक्ष सीधा बना, आभासी बना। क्यों, क्योंकि आप जानते हो यहां पे आभासी किरणें आपस में काट के प्रतिबिंब को बना रही हैं। एक जानकारी आपको दें, चाहे लेंस हो, अभी आगे चल के आपको लेंस भी पढ़ना है, अभी तो आप दर्पण पे रिसर्च कर रहे हो, चाहे लेंस हो और चाहे दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है, हमेशा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, चाहे दर्पण हो और चाहे लेंस हो। इस प्रकार से आपने देखा अलग अलग दर्पण, अलग अलग जगहों पे वस्तु को रखा गया, प्रतिबिंब कहां बनेगा। हमारा लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक आप लोगों तक इसको शेयर करो, पहुंचाओ, वायरल करो। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि जो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, ये मेहनत आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ये हम तभी जान पाएंगे जब आप कमेंट करोगे, कमेंट करके आप बताओगे। कोई अगर आपका सुझाव है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो भी कमेंट के माध्यम से हमसे आप पूछ सकते हो। जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितनी हमारे वीडियो वायरल होगी,
उतना हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो आप थोड़ा सा सहयोग आप हमारे लिए करो। हम इस प्रकार से फिजिक्स के टॉपिक को, कठिन से कठिन टॉपिक को पूरे सीरीज के माध्यम से हम आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।